Hello dear friends, welcome to YouTube channel Camrover. In last class we were studying about thermodynamics and we have discussed basic introduction of thermodynamics. Now next in today's videos we will discuss about state and path functions and extensive intensive variables and reversible irreversible processes. These three things we will discuss in today's video. Okay, so सबसे पहले what are state functions and path functions? स्टेट फंक्शंस एक ऐसा फंक्शन जो सिर्फ सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जांपल की टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक चला गया तो 5 डिग्री का उसमें चेंज आया। चाहे प्रोसेस फास्ट हो या प्रोसेस स्लो हो, कोई भी पाथ उसने लिया हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर में चेंज कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस का। तो ऐसे किसी भी फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन। तो बोल सकता हूँ ए फंक्शन और प्रॉपर्टी, ए फंक्शन और प्रॉपर्टी which only depends on state of system, and not on path taken। सिस्टम की इनिशियल स्टेट क्या थी, फाइनल स्टेट क्या थी, इस बात पर स्टेट फंक्शंस डिपेंड करते हैं, पाथ टेकन पर डिपेंड नहीं करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, यू इज इंटरनल एनर्जी, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एच इज एंथैल्पी, जी इज गिब्स फ्री एनर्जी, A is Helmholtz gives free energy, etc. These all are thermodynamic variables which are state functions as well. हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी फंक्शन स्टेट फंक्शन है? एक स्टेट फंक्शन ऑलवेज फॉलोज यूलर्स रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी। तो यूलर्स रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या था? मैं बोल सकता हूँ कि स्टेट फंक्शन always follows Euler's रेसिप्रोसिटी रूल। स्टेट फंक्शन हमेशा यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल को फॉलो करते हैं। यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल क्या है कि मान लो मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है ए, इफ ए इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ए इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, इट विल बी स्टेट फंक्शन इफ it will be state function if partial derivative of a with respect to x taking constant y। पार्शियल डेरिवेटिव एक तरीके से डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन इस बार हमने कुछ कंडीशन लगा दी है। एक कंडीशन के साथ डिफरेंशिएशन को हम क्या बोल देंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, लाइक करली डी। एंड यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई है? y को कांस्टेंट रखा है। उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसका डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट।
इट शुड बी इक्वल टू, हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वाई टेकिंग एक्स कांस्टेंट, और जो आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज कांस्टेंट। मतलब पहले हम लोगों ने क्या किया, ए के अंदर चेंज देखा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए को चेंज किया एक्स को चेंज करके, और बाद में ए को चेंज किया किसको चेंज करके, वाई को चेंज किया। पहले चेंज एक्स में किया, फिर बाद में चेंज वाई में किया। यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया, पहले चेंज ए का चेंज वाई के साथ किया, बाद में किसके साथ किया, एक्स के साथ। मतलब दोनों बार हमने अलग अलग पाथ लिए, एक बार पहले एक्स में चेंज किया बाद में वाई में, और दूसरी साइड हमने पहले वाई को चेंज किया बाद में एक्स को चेंज किया। दोनों बार अलग अलग हमने पाथ लिए। तो अगर दोनों टाइम अगर चेंज इन ए, डेल्टा ए अगर सेम आ गया तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन। अगर डिफरेंट पाथ से सेम वैल्यू आ जाए तो हमारा फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन। तो ये था यूलर्स रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी। मतलब कि अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूं ए का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर दूं किसके साथ, दोबारा से इसको वाई के साथ, इट शुड बी इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, डेल स्क्वायर ए, इट शुड बी इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स डॉट डी वाई। ये एक ही बात है, यहाँ पर हमने x के साथ पहले a का डिफ्रेंशिएशन फिर y के साथ, यहाँ पे हमने पहले y के साथ फिर x के साथ, पाथ को उल्टा कर दिया है। लेकिन चेंज अगर सेम आ गया तो हमारा फंक्शन क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग अभी, एक छोटा सा आसान सा न्यूमेरिकल। तो ये मेरा एक यूलर्स रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी आ गया। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि साइक्लिक इंटीग्रल स्टेट फंक्शन का क्या होता है, हमेशा जीरो। एक स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल हमेशा क्या होगा, जीरो। मान लेता हूँ कि मेरे पास एक स्टेट फंक्शन है जो कि ए स्टेट के अंदर कोई सिस्टम मेरे पास प्रेजेंट है, और सिस्टम ए स्टेट से घूम फिर के कोई भी प्रोसेस इसके अंदर होता है वापस ही आ जाता है स्टेट ए के अंदर। तो देखो मतलब फाइनली प्रोसेस हुआ कुछ भी, लेकिन स्टेट सिस्टम की चेंज नहीं हुई। स्टेट सिस्टम की क्या है, ए ही है। तो जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो तो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, और स्टेट में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये है कि स्टेट फंक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो मतलब ये है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ स्टेट फंक्शन डी ए, इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। क्यों, बिकॉज इन साइक्लिक सिस्टम, इन साइक्लिक प्रोसेस initial and final state of system are same, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। जब स्टेट ही चेंज नहीं हुई तो स्टेट फंक्शन कैसे चेंज होगा। ओके, तो ये था मेरा स्टेट फंक्शंस। अब जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि सो दैट, या फिर फाइंड दैट, इसको मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन आ गया कि सो दैट प्रेशर इज ए स्टेट फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस। अब आइडियल गैस के लिए मुझे पता है प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ, उसने किसका फंक्शन बताया, वॉल्यूम एंड, प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और मुझे पता है कि आइडियल गैस के लिए प्रेशर क्या होता है, nRT/V। एक सैंपल ऑफ आइडियल गैस के लिए प्रेशर विल बी nRT/V। अब मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, जो चेंज हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट,
del P by del T keeping volume as constant, it will be equal to del by del T of nRT upon V. कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट इट विल बी इक्वल टू, अब वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो एन आर बाई वी क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और डी टी बाई डी टी विल बी 1। ओके, अब अगर मैं निकालना चाहूँ जो भी मेरा आंसर आ गया इसका डिफरेंशिएशन करूँगा मैं किसके साथ, वॉल्यूम के साथ, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, तो मेरे पास बनेगा डेल स्क्वायर वी बाई डेल वी इंटू डेल टी। देखो पहले मैंने प्रेशर का डिफरेंशिएशन किया टेम्परेचर के साथ, तो ये आंसर आया। अब जो आंसर आया उसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं वॉल्यूम के साथ, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, इट विल बी इक्वल टू डेल स्क्वायर डेल बाई डेल वी ऑफ, ये क्या आया था हमारा आंसर, एन आर बाई वी। यहाँ पे टेम्परेचर तो है ही नहीं लेकिन फिर भी टेम्परेचर क्या लेना है हमें, कांस्टेंट। इट विल बी इक्वल टू एन आर इज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और 1 बाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 बाई वी स्क्वायर, तो इट्स डिफरेंशिएशन विल बिकम माइनस एन आर अपॉन वी स्क्वायर। एन आर इज कांस्टेंट, ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, और 1 बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू वी होगा -1 बाई वी स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल वी इंटू डेल टी। पहले टेम्परेचर को चेंज किया है, बाद में वॉल्यूम को हमने चेंज किया है। अब ये इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब इसके बाद मैं दूसरे तरीके से डिफरेंशिएशन करता हूँ। पहले प्रेशर को करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो डेल पी बाई डेल वी कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, इट विल बी इक्वल टू डेल बाई डेल वी। बेटा डेल और डिफरेंशिएशन में क्या फर्क होता है, जब भी डेल मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव, इट मीन्स हमने एक कंडीशन लगा दी डिफरेंशिएशन के साथ, और कंडीशन क्या लगाई, कांस्टेंट टेम्परेचर है। इट विल बी एन आर टी अपॉन वी। इस बार टेम्परेचर कांस्टेंट तो एन आर टी बाहर आ जाएगा, और 1 बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 बाई वी स्क्वायर। इट विल बी इक्वल टू एन आर टी माइनस अपॉन वी स्क्वायर। अब जो आंसर आया उसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, तो बन जाएगा डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल टी इंटू डेल वी। इट विल बी इक्वल टू डेल बाई डेल टी ऑफ एन आर टी अपॉन वी स्क्वायर। सो इस बार टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएशन करना है वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के, सो माइनस एन आर बाई वी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी विल बी 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एन आर बाई वी स्क्वायर, जो कि सब चीज़ें कांस्टेंट थी। वॉल्यूम को इस बार हमने क्या अज्यूम किया है, कांस्टेंट, इस बार वॉल्यूम को हमने अज्यूम किया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एन आर स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 से ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर पहले टेम्परेचर के साथ फिर वॉल्यूम के साथ, आंसर आया माइनस एन आर बाई वी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर विद पहले वॉल्यूम के साथ बाद में टेम्परेचर के साथ, इससे उल्टा कर दिया हमने, इससे क्या कर दिया उल्टा, फिर भी आंसर क्या आ रहा है सेम, पाथ डिफरेंटली बट आंसर आर सेम। तो इसका मतलब जो प्रेशर है वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, किसका, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। तो दिस इंप्लाइज मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर इज स्टेट फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ओके, सो आप लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो कि प्रूव दैट प्रेशर इज ए स्टेट फंक्शन फॉर ए गैस विच फॉलोज P इंटू वी माइनस एन बी, इट इज इक्वल टू एन आर टी। प्रूव दैट प्रेशर इज ए स्टेट फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इस गैस के लिए। इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो बाय यूलर्स रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी। ओके, तो ये थे स्टेट फंक्शंस।
नेक्स्ट इज पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस जो प्रोसेस के दौरान जो पाथ ट्रेवल होता है उस पर डिपेंड करे, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के साथ जो पाथ पे भी डिपेंड करे, ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे? पाथ फंक्शंस। तो मैंने बोला प्रोसेस इज which depends on processes which depends on path taken as well as state of system are path functions. For example, heat, work, frictional energy, all these are path functions. Heat, work and frictional energy. Okay. अब पाथ फंक्शंस क्या करते हैं? वो यूलर्स रूल को फॉलो नहीं करते। पाथ फंक्शंस do not satisfy Euler's rule of reciprocity। मतलब पाथ फंक्शंस के लिए डेल स्क्वायर ए बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इट विल बी नॉट इक्वल टू डेल स्क्वायर ए बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स, ये बराबर नहीं होंगे तो हमको क्या बोलेंगे? पाथ फंक्शन से। दूसरी बात, पाथ फंक्शंस के लिए साइक्लिक इंटीग्रल 0 नहीं होगा। जैसे मान लो कोई भी एक सिस्टम है ए स्टेट पे और वो घूम फिर के वापस ए स्टेट पर ही आ जा रहा है, काफ़ी सारा इसके अंदर चेंजेस आए, लेकिन फाइनली स्टेट क्या रह गई इसकी? सेम ए आ गई। तो पाथ फंक्शंस के लिए कभी भी साइक्लिक इंटीग्रल जो है, मतलब कि इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट आर सेम, इट विल नॉट बी इक्वल टू 0। साइक्लिक इंटीग्रल की कुछ वैल्यू आएगी। साइक्लिक इंटीग्रल इज नॉट 0। इज नॉट 0। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे? पाथ फंक्शंस। ओके। अब नेक्स्ट है, हम लोग कई बार ये जो फंक्शंस होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, इनको हम लोग एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज की तरह भी इनको क्लासीफाई करते हैं। इनकी एक और क्लासिफिकेशन है, तो इनको दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव फंक्शंस या एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोल देते हैं, दीज ऑल आर सेम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, फंक्शंस या वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मीन जो चेंज हो सकते हैं, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे या फिर बोलेंगे साइज पे डिपेंड करे या बोले मास पे डिपेंड करेंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो जैसे मान लो किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स हैं, अगर हमने थोड़ा साइज लिया सब्सटेंस का तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? कम। और अगर हमने सब्सटेंस का साइज है, उसका मास बहुत सारा ले लिया तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? बहुत सारे होंगे। तो इसका मतलब ये है नंबर ऑफ मोल्स इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो मैं बोल सकता हूँ properties which depends on
properties which depends on size or mass of substance are extensive properties. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, चलो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को ले लेते हैं। n इज नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स, अगर सब्सटेंस का साइज ज़्यादा होगा नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ओके, नंबर ऑफ मोल्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर सब्सटेंस का मास कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगी, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अगर मास या उसका साइज ज़्यादा होगा तो उसकी वॉल्यूम भी ज़्यादा होगी। बिल्कुल। अब देखो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मान लो इतना बड़ा सब्सटेंस था मेरे पास, अभी उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, मैंने उसको काट के आधा कर दिया, टेम्परेचर तो 25 ही रहेगा हाफ वाले पार्ट का। तो टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो साइज पे डिपेंड नहीं करती। तो नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, उसके बाद इंटरनल एनर्जी U, इंटरनल एनर्जी को हम U से या फिर E से रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी H, गिब्स फ्री एनर्जी G, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी A, हीट कैपेसिटी C यहाँ पे क्या है बेटा, हीट कैपेसिटी C। ओके, ऑल दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसको लगा दो बाद में ETC। ओके, अब सेकंड इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट या फिर मास ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड ना करे, उनको क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो बोल सकता हूं प्रॉपर्टीज which do not depend on size or mass of substance, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर मान लो मेरे पास एक सैंपल ऑफ गैस है, यहाँ इस चैम्बर के अंदर एक सैंपल ऑफ गैस है मान लो, और मैंने चैम्बर को बीच से काट दिया। तो पहले इस चैम्बर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था फॉर एग्जांपल। अब ये जो हाफ पार्ट है इसका टेम्परेचर भी क्या रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर, वो सेम एग्जांपल, अगर मेरे पास एक गैस का चैम्बर था, अगर मैंने चैम्बर को बीच से काट दिया तो इसका प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब फोर्स पर यूनिट, जो पार्टिकल्स फोर्स पर यूनिट एरिया जो डाल रहे हैं दैट विल रिमेन सेम। तो प्रेशर इज सेम, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लुक all molar and specific properties. Molar means properties for 1 mole of substance and specific means properties for 1 gram of substance. All molar and specific properties are intensive properties. इस बात को आप लोग याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि all molar means for 1 mole and specific properties are intensive, all molar and specific properties are intensive। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, होता है नहीं होता। अब देखो मास इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सबको पता है, मास इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड वॉल्यूम इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बेटा इस बात को याद रखो कि कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी,
अपॉन मैंने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कर दिया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा। इट विल रिजल्ट टू फॉर्म इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट विल रिजल्ट टू फॉर्म इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्यों? क्योंकि अगर साइज ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा होगा तो मास भी क्या होगा, ज़्यादा। एंड वॉल्यूम इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, तो इससे क्या बनेगा, डेंसिटी, जो कि क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको समझ आया होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसके साथ ही डेंसिटी विस्कोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो जैसे कि मान लो विस्कोसिटी क्या होता है बेटा, विस्कोसिटी मीन्स गाढ़ापन, कि सब्सटेंस कितना विस्कस है। तो यहाँ पे कोई लिक्विड भरा हुआ है मेरे पास पूरे चैम्बर के अंदर, तो उस लिक्विड का जो विस्कोसिटी है वो सेम रहेगी। अगर मैंने इसको हाफ कर दिया, काट के दूसरे पार्ट को दूर लेके चला गया, तो बचे हुए हाफ पार्ट की विस्कोसिटी भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो विस्कोसिटी इज गाढ़ापन, तो वो तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो तो एक सब्सटेंस के लिए सेम ही रहेगा। ओके, तो हम देख रहे थे मोलर एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मोलर हीट कैपेसिटी Cm, मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल हीट कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। बोलो होता है नहीं होता, इट इज इक्वल टू टोटल हीट कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। टोटल हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव एंड नंबर ऑफ मोल्स इज एन ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या आंसर आएगा बेटा, इंटेंसिव। तो मोलर हीट कैपेसिटी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, Cm इज मोलर हीट कैपेसिटी। आप लोग हीट कैपेसिटी की वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ सकते हो। सो मोलर हीट कैपेसिटी हो गया। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोबारा से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी फॉर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस दैट विल बी इक्वल टू टोटल हीट कैपेसिटी अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस। ये इसके बारे में आप लोग हीट कैपेसिटी वाले वीडियो में पढ़ सकते हो। इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इट इज ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास इज ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या आंसर आएगा, इट विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी क्या होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ऑल मोलर एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव। सो नेक्स्ट मैं बोल सकता हूं कि मोलर एंथैल्पी, मोलर इंटरनल एनर्जी, मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, ETC, ये सब की सब क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स आ गई, जैसे कि मान लो मोलैरिटी आ गई। क्या आ गई, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव विल रिजल्ट इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मोलैरिटी इज आल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, मोलैरिटी कोमा, जैसे मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं, XA, X इज मोल फ्रैक्शन। ये X क्या है, इट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज एक्सटेंसिव एंड टोटल मोल्स इज ऑल्सो एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, दोबारा से मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इट विल बी इंटेंसिव। मोलैलिटी, ETC, सारी कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। तो ये था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इसमें याद रखना हमेशा कि सभी मोलर एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंटेंसिव, और एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल रिजल्ट इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे, और इंटेंसिव जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड ना करे। ओके।
ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। प्रोसेस क्या होता है, जब भी सिस्टम की स्टेट में कोई चेंज आए तो हम क्या बोलेंगे कि एक प्रोसेस हो गया। प्रोसेस दो टाइप के हो सकते हैं, तो रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस को समझना देखो बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, इसको इतना इजी नहीं समझना है कि बहुत आसान सा नाम है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जा रहा हो, यहाँ पे है सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहा हो, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमेशा इक्विलिब्रियम बना रहे। दूसरी बात, सिस्टम इतनी स्लो स्पीड से जाएगा, इनफाइनाइटली स्मॉल स्पीड से आगे मूव करेगा, तो हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल बोलेंगे। इनफाइनाइटली स्मॉल मतलब कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिस्टम को लेके जा रहा है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिस्टम को लेके जा रहा है वो फोर्स इनफाइनाइटली स्मॉल है, मतलब बहुत धीरे, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इतनी स्मॉल कि इस प्रोसेस को होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाए। इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा मतलब प्रोसेस तो रियल नहीं है, तो कोई भी रियल प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता। मान लो ये सिस्टम की स्टेट ए है, ये सिस्टम की स्टेट बी है, तो ए से बी की तरफ जाते टाइम सिस्टम A1 स्टेट पे, A2 स्टेट पे, A3 स्टेट पे, A4 स्टेट पे, A5 स्टेट पे, A6 स्टेट पे, तो इनफाइनाइट स्टेट्स के अंदर जाएगा और तब जाके वो कहाँ पहुंचेगा, बी स्टेट के अंदर। और इसकी स्पीड कितनी होगी, ड्राइविंग फोर्स जो ए से A1 में गया, A1 से A2 में गया, वो ड्राइविंग फोर्स इनफाइनाइटली स्मॉल होगी, इतनी कम कि अगर मैंने किसी भी स्टेप पे पीछे की तरफ हल्का सा भी फोर्स लगा दिया, इनफाइनाइटली स्मॉल फोर्स मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया बाहर से, तो वहीं से प्रोसेस मेरा वापस जाना स्टार्ट हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस तरीके से सिस्टम वापस जा रहा है इनिशियल स्टेट में, उसी तरीके से सराउंडिंग भी क्या करेगी, वापस जाएगी इनिशियल स्टेट में। ये था रिवर्सिबल प्रोसेस। तो कोई भी रियल प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइटली स्मॉल स्पीड से जाएगी, मतलब इसको इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा कंप्लीट होने में। धीरे धीरे इन्हीं सभी बातों को हम दोहराते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस, बेटा इसको बहुत ध्यान से समझना है रिवर्सिबल प्रोसेस को। मतलब मैं बोलूंगा ए प्रोसेस इज रिवर्सिबल इफ ए प्रोसेस इज रिवर्सिबल a process is reversible if system and surrounding are always in equilibrium. System and surrounding are always in equilibrium such that system and surrounding are always in equilibrium such that process is done at infinitely small speed. Infinitely small force in forward direction. दूसरा पॉइंट क्या बताया, सिस्टम टेक्स इनफाइनाइट स्टेट्स इन बिटवीन। सिस्टम टेक्स इनफाइनाइट स्टेट्स ड्यूरिंग प्रोसेस। मतलब सिस्टम अभी ए स्टेट में है और मैं इसको रिवर्सिबली किसी बी स्टेट के अंदर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे सिस्टम बी स्टेट में है, तो ए स्टेट से सिस्टम कहाँ जाएगा, सिस्टम ए स्टेट से जाएगा A1 स्टेट में,
और A1 स्टेट से जाएगा A2। और देखो A और A1 में हमेशा क्या है, इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम के अंदर जो फॉरवर्ड फोर्स जो है वो बैकवर्ड फोर्स से इनफाइनाइटली क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है, बिल्कुल स्मॉल ज़्यादा है। A1 से कहाँ जाएगा ये A3 में। इस तरीके से सिस्टम इनफाइनाइट स्टेप्स लेगा। कितने स्टेप्स? इनफाइनाइट स्टेप्स लेगा। तो और मैं तीसरी बात क्या बोल रहा हूँ, ड्राइविंग फोर्स जो है इसको ए से बी की तरफ लेके जा रही है, ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटली स्मॉल। ये ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो बैकवर्ड डायरेक्शन की फोर्स से थोड़ी सी क्या है, ज़्यादा है। बस इतना ही इसमें फ़र्क है फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में। अच्छा, उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर मैंने किसी भी स्टेप पे अगर पीछे की डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में इनफाइनाइटली स्मॉल फोर्स लगा दिया, प्रोसेस वहीं से सिस्टम वहीं से क्या होगा, इनिशियल स्टेट की तरफ आने लगेगा। on applying infinitely small force in backward system returns to initial state। अब इसके आगे जो बात मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। इनिशियल स्टेट फॉलोइंग द सेम पाथ, मतलब अगर सिस्टम A से A3 पे पहुंच गया और A3 के बाद A से A1 गया, A2 गया, फिर A3 पे पहुंच गया और हमने A3 के बाद इनफाइनाइटली स्मॉल फोर्स लगा दी बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो सिस्टम A3 से A में आएगा लेकिन किसी नए पाथ से नहीं। A3 से वापस A2 में, A2 से वापस A1 में, A1 से वापस A में, सेम पाथ को फॉलो करते हुए सिस्टम क्या होगा, वापस आएगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिस्टम के साथ जो सराउंडिंग में चेंज आ रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाने पे सराउंडिंग भी अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगी और जिस पाथ से गई थी सराउंडिंग चेंज हुआ था उसी पाथ से सराउंडिंग भी वापस आ जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी चीज़ का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि इस चीज़ से आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑल्सो सराउंडिंग रिटर्न्स टू इनिशियल स्टेट। सराउंडिंग भी अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगी, इनिशियल स्टेट, और वो भी क्या होगी, उसी पाथ से आएगी जिस पाथ से सराउंडिंग गई थी, फॉलोइंग द सेम पाथ। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सराउंडिंग जो है वो भी क्या होगी, वापस आएगी अपनी इनिशियल स्टेट में उसी पाथ से जिस पाथ से वो फॉरवर्ड में गई थी। ओके, अब इनफाइनाइटली स्मॉल स्पीड से हो रहा है प्रोसेस, तो मतलब इसमें टाइम कितना लगेगा, इसमें टाइम भी इनफाइनाइट लगेगा। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें इनफाइनाइट टाइम लगे वो रियल प्रोसेस नहीं होता। तो मैं बोल सकता हूं कि सारे रियल प्रोसेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। और so no real process is reversible।
कोई भी रियल प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा। सो नो रियल प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल। आपको समझ आया होगा रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है बेटा। इसी तरीके से इसको समझना है, कोई छोटी डेफिनेशन इसकी नहीं हो सकती है कि सिस्टम ए से बी में जाएगा, बीच में इनफाइनाइट स्टेप्स आएंगे, इनफाइनाइटली स्मॉल स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में थोड़ी फोर्स लगाते ही सिस्टम वापस आने लगेगा, सिस्टम के साथ सराउंडिंग भी सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस आने लगेगी। प्रोसेस इनफाइनाइटली स्मॉल स्पीड से हो रहा है तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा, और कोई भी रियल प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम नहीं ले सकता, तो कोई भी रियल प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा। तो ये था रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जो रिवर्सिबल ना हो वो क्या होगा, इरिवर्सिबल, और ऑल रियल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। ये बहुत सिंपल है, बस इसी में हमें ऐड करना है कि कोई भी प्रोसेस जो रिवर्सिबल वाली बातों को फॉलो नहीं करता है उसको हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, विच इसमें बस इतनी ही बात लिखनी है कि ए प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, ए प्रोसेस इज irreversible, a process is irreversible if it does not follow conditions for reversible process. All real process are irreversible. All real processes are irreversible. यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ आपको, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस ये डिफरेंट है। जो आप लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आता है। बहुत सिंपल सा कोई कंसेप्ट, रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक था, और ये रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर डिफरेंट। रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस में तो इतना ही था, जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जाए वो रिवर्सिबल, जो एक डायरेक्शन में जाए वो इरिवर्सिबल। लेकिन यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस से। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी इन नेक्स्ट वीडियो, इंटरनल एनर्जी इन नेक्स्ट वीडियो। कैसे इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होता है, अबाउट इंटरनल प्रेशर ऑफ ए सिस्टम, इंटरनल प्रेशर ऑफ आइडियल गैस किस तरीके से जीरो हो जाएगा, एंड व्हाट विल बी इंटरनल प्रेशर ऑफ द वन रेवोल्स गैस। ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू।